उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा फिजियो का लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में हम CO2 के ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है CO2 की। सबसे पहले कह रहा है कि जो 70% जो डिजॉल्व होती है हमारी बॉडी के फ्लूइड में, ठीक है, CO2। उसके अलावा 23% जो होते हैं वो एज आ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन और हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। बाकी जो 70% CO2 होती है वो बाइकार्बोनेट के साथ मौजूद होती है, उसमें मौजूद होती है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एज HCO3। इसमें कह रहा है कि जो हमारी CO2 होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है RBC के अंदर कार्बनिक अनहाइड्रेट एंजाइम के इन्फ्लुएंस में, जिसकी वजह से H2CO3 बनता है, जो कि बाद में आयन में डिसोसिएट हो जाता है और HCO3 में डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा HCO3 है वो RBC से डिफ्यूज़ आउट होता है और कैरी करता है लंग्स में, जहाँ इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से CO2 एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद है क्लोराइड शिफ्ट। अब क्लोराइड शिफ्ट में ये है कि जब हमारा जो HCO3 जो होता है वो RBC से जब डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, तो फिर RBC क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बैलेंस जो होता है ना उसको मेंटेन करता है। अब ये जो पोटेंशियल जो मेंटेन बैलेंस कैसे होता है, ये बेसिकली बाइकार्बोनेट क्लोराइड क्लियर प्रोटीन की वजह से होता है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। उसके बाद एक CO2 डिसोसिएशन कर्व। अब जिस CO2 डिसोसिएशन कर्व में सबसे पहले कह रहा है कि ये वो कर्व है जो कि रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान, CO2 के क्वांटिटी के दरमियान, जो कि ब्लड के साथ कंबाइन है, और इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के साथ। इसी को हम कहते हैं CO2 डिसोसिएशन कर्व। अच्छा, उसके बाद कहता है कि हल्डेन इफेक्ट। अब हल्डेन इफेक्ट क्या है, कह रहा है कि जब CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो डिस्प्लेस हो जाए हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हो जाए, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाए, इसको हम कहते हैं हल्डेन इफेक्ट। अच्छा, उसके बाद है ब्लड पीएच ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्ट। अब कह रहा है कि जब CO2 ट्रांसपोर्ट होती है तो ब्लड की जो पीएच होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, किसकी वजह से, H2CO3 की फार्मेशन की वजह से। अब कह रहा है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो क्या होता है। ये वो रेशो है जो कि CO2 के रेशो होता है आउटपुट का किसके साथ, ऑक्सीजन एमटेक के साथ। मतलब कि कितना CO2 आउटपुट है उसका रेशो देखेंगे कि कितनी ऑक्सीजन के अपटेक के रेशो के साथ, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो। अच्छा, अब इधर बता रहा है कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन कौन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले नर्वस कंट्रोल में रेस्पिरेटरी सेंटर करवाते हैं, केमिकल कंट्रोल में कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि ब्रेन में होते हैं, और इसके अलावा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो कि जिसमें क्या आ जाते हैं, कैरोटिड और एयोटिक बॉडीज आ जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज होता है, वॉलंटरी इरिटेंट्स इन एयर पैसेजेस, जे रिसेप्टर्स और ब्रेन एडिमा। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, ये कहता है कि जब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो कि हमारे बायलैटरली मेडुला में लाइक करते हैं और पॉन्स में जो कि क्या कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेशन के ऑल एस्पेक्ट्स को, जिसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। इसकी ना बेसिकली 4 डिवीजन्स है, जिसमें डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आ जाता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, न्यूमोटैक्सिस सेंटर और एपनियोसिस सेंटर आता है। कहता है जब भी हमारी स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग होती है तो फिर हमारा जो मेडुला होता है वो डायफ्राम के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कंप्लीट CO या C2 की लेयन जो होती है वो प्रिवेंट करती है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग की, जो कि कम्प्लीटली C6 और लोअर की लेयन की नहीं होती। मतलब कि जो भी कंप्लीट जो लेयन होगी C1 और 2 की लेयन जो होगी ना, वो ये प्रिवेंट करेगी कि C6 के लेयन तक वो चीज़ ना चली जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहले नीमोटैक्सिस सेंटर है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे एम्यूनोसिस सेंटर है। इसके बाद इंस्पायरेशन रिदम आ जाएगा, फिर ये हमारे क्या आ जाएगा, नीचे तक चला जाता है। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या होता है, बायलैटरली जो डोर्सल पोर्शन में मेडुला होता है वो कहाँ लाई करते हैं, हमारे ट्रैक्टस सोलिटेरियस मसल के न्यूक्लियस में, ठीक है। इस न्यूक्लियस में ट्रैक्टस। फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे जब स्टिमुलेशन होगी इंस्पायरेशन करेगा, और इसके जो इंस्पायरेटरी सिग्नल होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं इसमें से, जो कि इंस्पायरेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो रैम सिग्नल है वो सीज हो जाता है। फिर ये अगेन ओरिजिनेट होकर फिर ये आगे सारा ये प्रोसेस चलता रहता है। अब ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये वेंट्रल पार्ट मेडुला में लाई करता है, न्यूक्लियस एम्बिगस में, और इसके अलावा न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस में। फंक्शन क्या है, ये एक्टिव रेस्पिरेशन कराता है, उसके अलावा पावरफुल एक्सपायरेटरी फोर्स प्रोवाइड करता है जब भी हम एक्सपायरेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन करता है ताकि उसमें इंस्पायरेशन काज करने के लिए।
उसके बाद है न्यूमोटेक्सिस सेंटर। अब न्यूमोटेक्सिस सेंटर में लोकेशन क्या है, ये हमारी न्यूक्लियस में होता है, पैराब्रैकियलस के न्यूक्लियस में, जो कि अपर पॉन्स में होता है। ये बेसिकली सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है डोर्सल इंस्पायरेटरी एरिया से, जो कि क्या काज करेगा, स्विच ऑफ काज करेगा इंस्पायरेटरी से सिग्नल को। उसके अलावा ये जो पीरियड होता है रेस्पिरेशन उसको लिमिट करता है, और ये हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। उसके बाद एपिनेस्टिक सेंटर लोकेशन लोअर पॉन्स में होती है। ये क्या करता है, बेसिकली सिग्नल सेंड करता है डोर्सल इंस्पायरेटरी एरिया में, ताकि वो प्रिवेंट करे स्विच ऑफ इंस्पायरेटरी ऑफ सिग्नल को। ये इंस्पायरेशन को बढ़ाता है और रेट ऑफ इंस्पायरेशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद एपनेस्टिक ब्रीथिंग, ये एक एबनॉर्मल ब्रीथिंग होती है, ठीक है, जिसमें हमारी प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट पीरियड होता है एक्सपायरेशन का। इसमें कहता है कि अब इफ़ द कनेक्शन, मतलब कि जब कोई भी कनेक्शन न्यूमोटेक्सिस सेंटर और एपिनेस्टिक सेंटर में सीवर हो जाए, तो फिर एपिनेस्टिक जो ब्रीथिंग है ना वो डेवलप होती है। हेयरिंग ब्रीवर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, इसमें यह कहता है कि जब भी हमारे लंग्स जो होते हैं ओवर इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो फिर हमारे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ब्रोंकाइल और ब्रोंकाइल्स में, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सिग्नल होंगे पास होंगे वेगा से लेकर डोर्सल इंस्पायरेटरी एरिया तक। उसके बाद इंस्पायरेटरी एरिया सिग्नल स्विच ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन का पीरियड लिमिट हो जाएगा। उसके बाद होगा यूँ कि हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो फिर टाइडल वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा ग्रेटर देन 1.5 लीटर, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कॉज हो जाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।